फिलहाल मैनपुर की अदालत ने 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा दे दी है, लेकिन आपने सुना आरोपी किस तरीके से इस बात से डिनाई कर रहे हैं, को साफ कह रहे हैं कि वो इसमें शामिल नहीं थे, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब समस्या बात और सवाल ये है कि आखिर क्या कारण रहा उन 24 दलितों के नरसंहार का। इंसाफ मिलने में आखिरकार इतनी देर क्यों हुई? क्यों देश में कई ऐसे मामले हैं जिनमें देर से न्याय मिला या अभी भी पीड़ित न्याय की बाट जो रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता अनुभव चक जी। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में आज की चर्चा में। अनुभव जी, धन्यवाद। आपको ये मसला पता ही होगा, मुद्दा भी पता होगा, आखिरकार किस तरीके से 44 साल लगते हैं 24 दलितों को इंसाफ मिलने में। वो दलित जिनके परिजन जो उस वक्त शायद 24-25 साल के होंगे, आज 60-70 साल के आसपास हो गए होंगे। एक बुजुर्ग महिला आज 80 साल की है, लेकिन दर्द वही है। आंखों में जो इंसाफ की खुशी होनी चाहिए वो खुशी देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि हमारे देश की जुडिशरी में आज भी न्याय मिलने में इतनी बड़ी देरी क्यों? देखिए अनुराग जी, जो अभी आपने बात कही, जो इतना दुर्दांत एक नरसंहार देवनी में हुआ था, उसमें 44 वर्षों बाद न्याय मिलना, 17 में से 13 उनकी मृत्यु हो चुकी है, 3 को फांसी की सजा दी गई, 1 अब तक फरार। ये अपने आप इस बात को दर्शाता है कि जो आरोपी थे, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, आज वो अपनी सजा सुनने के लिए स्वयं इस दुनिया में नहीं है। सजा उनमें से सिर्फ 3 लोगों को मिल रही, 1 अभी भी फरार है। ये व्यवस्था है, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। न्याय किस तरीके से फास्ट ट्रैक के द्वारा सुनिश्चित कराया जाए जल्द से जल्द, अब तो होने लगे हैं, लेकिन पूर्व में तमाम ऐसे उदाहरण हैं, चाहे बेमई कांड का रहा हो, चाहे अभी कुछ दिनों पहले कुसमा 9 का कुसमा 9 वाला जो मामला था, औरैया में जिनको दोषी ठहराया गया, इस तरह के तमाम उस दौर के तमाम ऐसे चर्चित कांड है जिसमें सामूहिक रूप से दर्जनों लोगों को लाइन में खड़ा करके नरसंहार करा गया, और उनके मुकदमे अभी भी न्यायालयों में चल रहे हैं। अनुभव जी, लेकिन सवाल लेकिन ये है, जो आप बात कहना चाह रहे हैं उसमें आपको काट रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि 44 साल का वक्त लगता है, और यहाँ बेहमई कांड की बात कर ले या कुसमा 9 ने जिस तरीके से अत्याचार और जुल्म किया था निषादों के ऊपर, उनके गांवों पे हमला करके, उस तरीके का कांड ये भी है। फास्ट ट्रैक अब चल रहा है आपने कहा, लेकिन क्या सरकार को इस विषय में अब सोचना नहीं चाहिए कि जो पुराने केसेस हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए? सरकार इसलिए देखिए जो लगातार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार ने इसके लिए भारतीय दंड संहिता उसकी जगह लाया, तमाम इस तरीके के मामला उदाहरण के रूप में करें कि इस तरीके से ऐसे मामलों को जल्दी से जल्दी न्यायालयों के द्वारा सुलझाना चाहिए। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन उसी की दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है कि हमारी व्यवस्था जहां ये कहती है कि जस्टिस देर से मिलने से उसका मतलब खत्म हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि 100 दोषी भले छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस बात का फायदा उठा के तमाम मामलों में वकील उलझाए रहते हैं, अपने अपने तरीके से डेट आगे बढ़वाते रहते हैं। अब अगर किसी मामले में 17 आरोपी हैं, 17 आरोपी अगर एक साथ न्यायालय में पेश नहीं होंगे, सिर्फ 1 या 16 ने एप्लीकेशन लगा दी, तो न्यायाधीश की मजबूरी है उसको नेक्स्ट डेट दे देता है। ये जो कानूनी हथकंडे हैं, इनको अपना कर वकील डेट पर डेट बढ़ाते जाते हैं, और उसका जो परिणाम होता है वो यही है कि 44 साल बाद इतने बड़े नरसंहार के मामले में जजमेंट आ रहा है, और जजमेंट भी अभी ऐसा नहीं कि हाईकोर्ट से आ गया, बिल्कुल, अभी तो सेशन से आया है, अभी रास्ते खुले हुए हैं। इसके बाद अभी तो रास्ते खुले हैं, अपील करेंगे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अनुभव जी, जिस तरीके से इस प्रकरण के बाद, क्योंकि ये प्रकरण इतने वर्षों तक एक तरह से कहा जाए दबा रहा, आज जब इंसाफ मिला है 44 सालों बाद, तब ये उजागर हुआ है।
अमूमन अगर देखा जाए तो कई ऐसे मामले भी होते हैं जहां पर इस तरह से दलित समाज जो है वो आज भी अपने लिए इंसाफ मांगता है। आज बहुत सारी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी दल ये कहते हुए ताल ठोकते नजर आते हैं, पीठ थपथपाते हैं कि दलितों के लिए हमने बहुत कार्य किया है, दलित समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि सब झूठे वादे हैं, सब झूठी पोल कपोल वाली बातें चल रही हैं। कोई दलितों के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता। इस तरह के मामले तो आज भी हो रहे हैं। कहीं विवाह में घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, कहीं पे कुछ और मामले सामने आते हैं। इन चीज़ों पर रोक कब लगेगी? देखिए, संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं अपने वक्तव्य में कह गए थे कि कानून चाहे जितना अच्छा बना ले, संविधान चाहे जितना अच्छा बना ले, हम्म। अगर लागू करने वाले इसको वो ठीक नहीं होंगे। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही थी कि अधिकार तभी सुनिश्चित होंगे जब समाज में आपकी सहिष्णुता होगी। तो सरकार के साथ साथ ये जिम्मेदारी समाज की बनती है और समाज के लोगों को इसके लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। सरकारें कानून के तहत अपनी कार्रवाई करती हैं, जैसे आपने घोड़ी चढ़ने की बात कही और इस तरह की घटनाओं में, लेकिन वही दूसरी तरफ समाज सुधारना नहीं चाहता। तो ऐसे एक आध दृष्टांत हमारे सामने आसाई करके पुलिस सुरक्षा मुहैया करा के दूल्हे को घोड़ी पे बैठ के बारात ले जाने की परमिशन दिला देती है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ती है ऐसी बातों की? अनुभव जी बात बड़ी अच्छी की आपने, लेकिन एक आपको भी पता होगा, अभी एक हाल का प्रकरण है पश्चिम बंगाल में, जो दलित समाज है उसके लोगों को मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचने में कई वर्षों, कई सदियां बीत गई और अब जाके वो मिथक टूटा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अब आपने कहा ना, जो मानसिकता वाली बात है, जो सहिष्णुता वाली बात है, ये सहिष्णुता कब आएगी? क्योंकि बीजेपी तो लगातार, आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वो बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करते हैं, एकजुट रहेंगे तो एक साथ रहेंगे तो एकजुटता की बात भी करते नजर आते हैं। जब ऐसे नारे दिए जा रहे हैं, बागेश्वर धाम जैसे बाबा जो हैं हिंदुत्व की बात करते हैं, एक सारे जातियों को एक हिंदुत्व के नारे के साथ जोड़ने की बात करते हैं, ऐसे में ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं? देखिए, अभी जो मैंने आपने पूर्व में बात करी वो इसी दिशा में थी, क्योंकि मैं राजनीति से इतर हट के बात कर रहा था। इसके लिए समाज को ही आगे आना पड़ेगा। जैसा बाबा साहब कह गए, कोई सरकार, कोई कानून ऐसी घटनाओं को नहीं रोक सकती। सरकारें कानून तो घटना होने के बाद इस पर कार्रवाई करने का काम करती हैं, लेकिन ये जो घटनाएं होती हैं तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अंजाम दी जाती हैं। तो अभी आपने मंदिर की बात कही कि सीढ़ियों तक पहुंचने में इतना समय लग गया, तो सरकारें कोई नहीं रोके उनकी, और ना कोई सरकार मंदिर के अंदर पहुंचने से रोकने का काम करती है। ये तो वहां की व्यवस्था। कानून आवश्यक है, तो कानून से ज्यादा आवश्यक समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की है। और वो बदलाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन ना प्रशासन की जरूरत पड़ेगी ऐसी घटनाओं में कार्रवाई करने की, और ना किसी दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ के बारात ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन की परमिशन की, सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। नहीं, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं अनुभव जी, इसमें एक चीज़ मैं और थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। यहाँ पे सिर्फ दलित समाज की बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब आप कह रहे हैं सहिष्णुता की बात आप कर रहे हैं, तो आपको पता होगा विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जब राम मंदिर की पूजा हो रही थी, राम मंदिर का जब शिलान्यास से लेके जब उसके बाद अब जब इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, जब एक तरह से प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे उद्घाटन करने जा रहे थे, उस वक्त देश की महामहिम राष्ट्रपति का वहाँ मौजूद ना होना, या कई मंदिरों में जाने के बाद उनका गर्भगृह तक ना पहुँचना, दूर से ही उनका प्रणाम नमस्कार करना, इसको कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो हैं वो लगातार ये कहते रहे कि देखिए किस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति के साथ ये भेदभाव हो रहा है। तो समाज में बीजेपी क्या एग्जाम्पल सेट करेगी?
देखिए अनुराग जी, जो आप बात कह रहे हैं और क्योंकि विषय सामाजिक है, हम्म। इसलिए मैं राजनीति से थोड़ा ऐसा लग के ही लगातार बात कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो उन विपक्षी दलों को जनता देख रही है। जैसे अभी आपने पश्चिम बंगाल की बात जी। करी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी थी, तो वहां पर दलित हम्म। समाज को मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया। हम्म। ये जो घटना अंजाम दी गई थी फिरोजाबाद में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। हम्म। तो लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये विपक्षी दल जो आज इन सब बातों को उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की सरकारों में हुआ। हम्म। आज अगर अनुसूचित जाति अभी भी इस लायक अपने आप को नहीं बनता पा रहा है कि उसको आज भी पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की सुरक्षा में बारात निकालने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो इसका कारण जो इस 70 साल जिन्होंने सरकार चलाई, हम्म। इन्होंने ढंग से सरकारें नहीं चलाई। उन्होंने ढंग से अनुसूचित जाति के लोगों को मजबूत करने के लिए जमीन पर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करा। हम्म। आज योगी सरकार है प्रदेश के अंदर, देश में मोदी की सरकार है, हम्म। इसलिए अनुसूचित जाति के हित की जो योजनाएं हैं, अनुसूचित वर्ग मजबूत हो जाएगा तो इन वोटों को ढाल बनाकर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो दल, उनके मंसूबे नाकामयाब हो जाएंगे। अगर समग्र हिंदू समाज, समग्र सनातन समाज एक हो जाएगा तो आखिर बांटेंगे किसको? और जब बांट नहीं पाएंगे तो इनको जमीनी लेवल पर कैसे जनता का भला हो सके, उन योजनाओं को, उन बातों के क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा और जनता के सामने लाकर उन पर वोट मांगना पड़ेगा। और उस पर ये फेल है, इसलिए लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि जातिवादी बातों में लोगों को उलझाए रखें और सारा का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी को ठोक ये लगाते रहे, फोड़ते रहे। और पिछली सरकारों में जो उन्होंने अनुसूचित वर्ग का भला नहीं करा था, उससे जनता की नजरों से बचाते रहे। अभी आपने 2024 के इलेक्शन में देखा कि संविधान की बात को किस तरह से लेके आए थे ये लोग, संविधान बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। इन्हीं की सरकारों में, उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही, समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार हुए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जमीनें कब्जाई गई, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की महिलाओं, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, और ये किसी से भी छुपा नहीं है। और यही आज अनुसूचित जाति के हितैषी बनने का काम कर रहे हैं। जब आप संविधान बदलने के नाम पर, पीडीए के नाम पर आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतते हैं, और उसके बाद जब अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो अखिलेश यादव लोकसभा के अंदर नेता सदन अनुसूचित जाति का नाम बना के स्वयं बन जाते हैं। राज्यसभा के अंदर नेता सदन अनुसूचित जाति का नहीं बनाते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसमें भी नेता नहीं बनाते आप। इनकी कथनी और करनी बहुत अंतर है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देश का राष्ट्रपति दलित बनाया, देश का राष्ट्रपति उन्होंने आदिवासी बनाया, और तमाम प्रमुख जो मंत्रालय हैं इनको भी दलित समाज को दे रखा है। डिप्टी सीएम भी दलित समाज से बना रखा, आदिवासी मुख्यमंत्री बना रखे 3 स्टेट में। लेकिन क्या उससे हालात जो हैं वो बदल गए क्या? मतलब अगर बात की जाए, जो आप बता रहे हैं, ठीक है, आदिवासी समाज से हमने राष्ट्रपति को बना दिया, आपने केशव प्रसाद मौर्य की आप बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम उनको बना दिया, ऐसे और बहुत सारे नेता हैं, संजय निषाद को भी आपने मंत्री पद दिया हुआ है, राजभर जी को भी आपने मंत्री पद दिया हुआ है। लेकिन क्या इससे क्या समाज जो जाति है, वो जो जातियां हैं, जो दलित समाज है, क्या उसका कुछ परिवर्तन आया क्या उनके बीच में, उनके अंदर? देखिए, केशव जी या संजय निषाद जी की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की। और इसी तरीके से राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के डिप्टी सीएम है, केंद्र में कई मंत्री है। इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि हमारा समाज में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण जगह पे है। भाई आरक्षण की जो व्यवस्था करी गई, वो व्यवस्था भी तो इसीलिए थी कि हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व तो मिले। आरक्षण ये थोड़ी सुनिश्चित कर सकता है कि पूरा का पूरा समाज एकदम मजबूत हो जाएगा।
नहीं, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात आपने की, प्रतिनिधित्व आपने तो दिया है, नहीं, ठीक है। हमारी बात थोड़ा सा अधूरी जी, रह गई। जी। प्रतिनिधित्व दिया और उसके बाद जो इस तरह की घटनाएं रोकने का काम है, उसके लिए तो मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, समाज को ही आगे बढ़कर इन कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा। सरकारें कोई हो, कानून जितना सख्त से सख्त बना ले, हम्म। लेकिन अगर समाज उसमें सहयोगी नहीं बनेगा, समाज आगे नहीं आएगा, तो ऐसी कुरीतियों को दूर करना मेरे हिसाब से असंभव है। कमी लेकिन आ सकती है, ठीक है, लेकिन ठीक है अनुभव जी, लेकिन कानून को सख्त बनाने की बात जो आपने की, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है दुहली में, इसमें सबसे बड़ा कारण जो रहा है वो यही रहा है कि इसमें पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की हथियारों, अवैध हथियारों को रखने के चलते, और जो उस समय जो समाज था, जाटो समाज जो था, उसके लोगों को वहाँ पे उन्होंने गवाह बनाया, गवाह बनाने के कारण ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सन 1981 में जब ये प्रकरण हुआ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, क्या ये मान लिया जाए कि उस समय, और विश्वनाथ जी जो थे वो इस समय सीएम थे उस समय, उत्तर प्रदेश में जी, तो उस ये मान लिया जाए कि क्या उस समय कांग्रेस की नीतियों में और जो कानून का जो पकड़ थी, कानून की जो मजबूती थी, वो इतनी ढीली थी कि लोगों के बीच में इस तरह के हत्याकांड होते चले गए? हाँ, इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर पुलिस किसी को गवाह बना रही है और उन गवाहों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रही है, सुरक्षा प्रदान करना तो दूर, उस गांव में सामूहिक नरसंहार हो जाए, इसका मतलब पुलिस ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पाया। हम्म। और अगर पुलिस अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पा रही और 24 लोगों का सामूहिक नरसंहार हो जा रहा है, तो क्यों नहीं उस समय के मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया था वीपी सिंह ने। हम्म। तो कटघरे में तो खड़े अपने आप ही हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें अनुभव जी मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि जब विपक्ष की बात हो ही रही है, तो इस तरह का जब बेमई कांड हुआ, उसमें जिस तरह से फूलन देवी का नाम सामने आया, उसके बाद फूलन देवी का सरेंडर हुआ, उसके बाद जब वो जेल में थी, तो समाजवादी पार्टी के उस समय जो संस्थापक मुखिया थे, ख़ासतौर से मुलायम सिंह यादव जो थे, उन्होंने फूलन देवी को टिकट दिया। इस तरह से जो समाज में इस तरह के लोग जो हैं, जो एक तरह से कहा जाए जो जघन्य हत्याकांड करते हैं, उनको अगर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा जब तक, तो किस तरीके से न्याय की बात की जाए? न्याय की बात कहीं ना कहीं झूठी नहीं लगती है अनुभव जी? एक ऐसा उदाहरण नहीं, तमाम ऐसे जी। उदाहरण है। मलखान भी लड़े वहां मध्य प्रदेश से, हम्म। और समाजवादी पार्टी के जो नेता मुलायम सिंह थे, हम्म। उन्होंने तो सदैव ही बांदा में अपराधियों ददुआ को भी एक एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, उन्होंने तो तमाम ऐसे लोगों को टिकट देने का काम किया, प्रश्रय देने का काम किया, मुख्तार अंसारी, अतीक जी, जी। अहमद, और ना जाने कितने ऐसे माफिया मुलायम सिंह के शासन में, समाजवादी पार्टी के शासन में मूर्ति रहते घूमते दिखाई देते थे। हम्म। तो उनकी तो आदत थी, उस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा जब वो सभी रूप में है भी नहीं दुनिया में। लेकिन अनुभव जी, जिस तरीके का अभी इस वक्त माहौल है, क्योंकि देखिए ये तो 44 साल का इंतज़ार था, आंखें पथरा गई लोगों की, अब चेहरे पर वो खुशी भी नहीं है न्याय पाने की। हाँ, बस एक तसल्ली ये है कि चलो सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी, लेकिन अभी जब हम बात करते हैं अदालतों की, न्यायपालिका की, न्यायतंत्र की, तो अभी बहुत सारे अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। ऐसे में अगर हाई कोर्ट से इन्हें ज़मानत मिलती है ऐसे आरोपियों को, या हाई कोर्ट्स में इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है, तो कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह इंसाफ के ऊपर लगेगा जिन्होंने उम्मीद रखी है 44 साल से। देखिए अनुराग जी, जो भारतीय कानून है उसमें यदि किसी व्यक्ति को सेशन कोर्ट फांसी की सजा दे देती है, तो हाई कोर्ट उसको बेल नहीं दे सकती। उसका जल्दी से जल्दी उस मुकदमे का निस्तारण 1 या 2 वर्षों में करती है, और यदि सजा उन्होंने सही सुनाई है तो फांसी की सजा देते हैं, या उस सजा को कम करके आजीवन कर सकती है। उसमें बेल नहीं दे सकती, एक तो एक चीज। और अगर हाईकोर्ट को ये लगता है कि कोई उस मामले में शामिल नहीं था तो उसको छोड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट इनको छोड़ने का काम करेगी। फांसी की सजा इनकी बरकरार रखी जाएगी, बेल इनको मिलनी नहीं। 2-3 साल में ये जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद इनके पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का।
लेकिन तब तक ये तीनों लोग जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। अच्छा अनुभव जी, ये सजा जो उन्होंने जी जी जी। सजा इन्होंने जो इस शरीर रूप में रहते हुए करी है, तो इनके शरीर को दंड कानून के द्वारा मिलता तो ज्यादा अच्छा था। शरीर बचा में केवल कागजों की सजा हो जाए तो उसका बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये तो चलिए एक वाक़या है जिसमें आरोपी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं और जो पीड़ित हैं वो उन अपने इंसाफ के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि जब हम देखते हैं कि इंसाफ आता है, लेकिन तब तक जो पीड़ित है वो इस दुनिया में नहीं होता। तो कहीं न कहीं ये सवाल बहुत उठता रहा है, वाजिब सवाल है कि हमारी न्यायपालिका या न्यायतंत्र में इतना डिले जजमेंट क्यों? इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जजों की कमी और पेंडिंग पड़े हुए जो केसेस हैं, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। उसको लेके क्या नहीं लगता कि एक कदम कुछ उठाना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जजों की कमी जो है वो भी दूर होनी चाहिए। तो जल्दी सुनवाई सुनिश्चित हो, ये भी होना चाहिए। जो भी आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और जो पीड़ित है, उनको जितना जल्दी न्याय मिलेगा उससे न्याय का मतलब होता है। लेकिन कई मामले अनुराग जी ऐसे भी देखे गए हैं कि 20-20 साल आरोपी जेल में रहा और उसके बाद सेशन कोर्ट ने छोड़ दिया। पता ये लगा कि वो इस घटना में इन्वॉल्व ही नहीं था। तो कोई अगर आरोपी किसी ने बना दिया और उस घटना में आरोपित उसमें शामिल नहीं था और एविडेंस इकट्ठा करते करते न्यायालय की प्रक्रिया चलते चलते भले 10-15 साल लग गया और उसको छोड़ दिया गया, और अगर जल्दबाजी के चक्कर में उसको फांसी पर लटका के उसके साथ अन्याय हो जाता तो वो भी गलत है। सही है। तो दोनों ही पक्ष हैं। जो हमारे न्याय व्यवस्था को जानने वाले जानकार हैं उसको इसमें आगे आके जो भी कदम उठाने चाहिए वो निश्चित ही उनको उठाने होंगे। अच्छा अनुभव जी, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा अब राजनीतिक बात एक मैं करना चाहूँगा आपसे। राजनीतिक दल की जब बात होती है, पिछले 10 वर्षों से केंद्र सरकार में आप हैं और अभी 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को भी अपने 8 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था थोड़ा सा सुदृढ़ दिखाई पड़ती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, खासतौर से दलित समाज के साथ, जिसके बाद प्रश्न चिन्ह उठता रहता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अपराध है या अपराधी हैं, क्या उनके मन में खौफ खत्म होता जा रहा है पुलिस का, या फिर जिस तरीके से न्याय प्रणाली बनाई जा रही, कानून प्रणाली, कानून का खौफ जो पैदा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं कारगर दिख रहा है? दोनों ही बातें मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, जहां तक आपने बात उत्तर प्रदेश की करी है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का उदाहरण न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाले सुदूर प्रदेशों में वास करने वाले लोग भी दे रहे हैं। वहां से भी ये डिमांड आती है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, जिसका भय अपराधियों के अंदर इस कदर व्याप्त है कि आए दिन हम लोग वीडियो फोटो देखते रहते हैं जिसमें अपराधी अपने हाथ में बैनर लिए चले जा रहे हैं कि अब मैं जो है कोई गुनाह नहीं करूंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा, मुझे सरेंडर करना है। इस तरीके के तमाम वीडियो हम लोग देखते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों पर भय व्याप्त है, और वो भय कितना बड़ा है इसका उदाहरण अगर एक मैं आपको दूं तो जो मुख्तार अंसारी, जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कांपता था, और आए दिन हम उसकी फोटो मूछे ऐंठते हुए, अट्टहास करते हुए देखते थे। जब जिसको चाहता था गोलियों की तड़तड़ाहट से भुनवा देता था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए, वो यहाँ से पंजाब चला गया, और पंजाब से वापस उसको उत्तर प्रदेश की जेल ना आना पड़े, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ता है। उसकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो अपने पैसे पे वकील खड़ा करते हैं बड़े से बड़े। उत्तर प्रदेश ना आने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, व्हील चेयर पे बैठ के आता है और जैसे ही जेल के गेट पे पहुंचता है व्हील चेयर छोड़ के खड़ा हो जाता है। ये होता है भय कानून व्यवस्था। चलिए, कुल मिला के बड़े अपराध जी, कुल मिला के उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जी अनुभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? इतने बड़े अपराधी के मन में जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का भय व्याप्त है, उसको ये पता था कि यहाँ अपराध नहीं करना, यहाँ आना ही नहीं है, तो बाकी फुटबइये अपराधियों की क्या कहा जाए। मगर एक तरह से देखा जो संगठित जो अपराध था वो तो एक तरह से खत्म कर दिया गया उत्तर प्रदेश में।
लेकिन अभी भी जो हमारे पूरे देश की अगर हम बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें सामने जो आती रहती हैं, कुछ अपराध ऐसे जो आते हैं दलित समाज को लेके, ख़ासतौर से वो थोड़ा सा चिंता का विषय है और वो थोड़ा सा अविश्वास पैदा करता है। क्योंकि अभी पिछले जो बयान कुछ रहे हैं जिनको लेके हवा देते रहे, विपक्ष ने भी हवा दी अमित शाह जी के बयान को, एक अमित शाह के बयान को लेके कि किस तरह से उन्होंने संसद में सदन के अंदर उन्होंने अम्बेडकर जी के बारे में ऐसा कुछ कहा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और थोड़ा जो जिस तरह कुछ अपराध ऐसे हो जाते हैं अपराधियों की वजह से, जिसमें दलित समाज के साथ कुछ उत्पीड़न होता है, कुछ परेशानियां खड़ी की जाती हैं या बलात्कार जैसी घटनाएं जब आती हैं दलित बच्चियों के साथ, तो कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा होता है दलित समाज के अंदर और ऐसे में मौका मिलता है लोगों को उनको भड़काने का। उसके लिए आपको नहीं लगता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर तक चुनाव में खड़े रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर लोगों को समझाने की ज़रूरत है, उनको चैतन्य करने की ज़रूरत है। समाज की बात जब आप कर रहे हैं तो समाज के लोग में वो भी शामिल हैं। देखिए अनुराग जी, जहां अभी आपने गृह मंत्री जी के द्वारा सदन में दिए गए बयान का उल्लेख करा, हम्म तो हम सभी को पता है उसकी एक छोटी सी क्लिप हम्म वायरल करी गई। उनका जो मकसद था, उनका जो कथन था, वो बाबा साहब का अपमान का नहीं, वो तो किसी घटना को कोट कर रहे थे। बार बार जो ये लोग कह रहे थे उसमें कोट कर रहे थे और उसको इन्होंने वायरल कर दिया। दूसरी बात, जहां आपने कही कि कार्यकर्ताओं को, जिस समय कार्यकर्ताओं को खड़ा होना चाहिए, तो उस घटना के बाद कितने स्टेट में चुनाव हुआ और वहां पर क्या विपक्ष की हालत हुई, वो हमसे आपसे छुपा नहीं है। अभी लेटेस्ट दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे मोदी जी को अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हटाने के लिए, आज वो धूल चाट रहे हैं। हम्म तो बगैर दलित समाज का, भाजपा का साथ दिए बगैर थोड़ी संभव है। अनुसूचित जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में आगे आकर वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर भी विधानसभा में कमल खिला है इस बार। अच्छा, तमाम ऐसी 2027, सीटें, अच्छा 2027 के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि चलिए जब आप अब बात दिल्ली की आपने बात कर ही दी है तो 2027 का भी मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे अब चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग हैं जो मायावती को टक्कर दे रहे हैं दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए। संजय निषाद जी जो हैं वो लगे हुए हैं आपके पार्टी के साथ। ऐसे में दलित समाज का जो नेतृत्व है वो सारी पार्टियां करने का दम भर रही हैं। ऐसे में 2027 में क्या लगता है आपको? देखिए जो 2017 में हुआ, जो 2022 में हुआ, उससे बेहतर नतीजे 2027 में आने वाले हैं। अनुसूचित जाति के लोगों ने ये देख लिया है कि अनुसूचित जाति के लोगों के हित ऐसी होने का ड्रामा करके तमाम, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे और लोग हो, ये वोट चुनाव के समय तो दिखाई देते हैं लेकिन उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं वो अब अनुसूचित जाति के लोग जान गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन वो अनुसूचित जाति के लोगों को पसंद आ रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं जो डायरेक्ट अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ दे रही हैं, चाहे वो पढ़ाई संबंधित हो, छात्रवृत्ति से संबंधित हो, चाहे विदेश जाके पढ़ने के लिए हो, चाहे व्यापार करने के लिए हो। तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति अब समझदार है। वो ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के बहकावे में आ जाए। वो समझदार है और अपने दिमाग का प्रयोग करके वो निश्चित ही 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाए कि वो भी पहले से ज्यादा सीटें दिलवाई पाए। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, आपको अभी 27 के लिए आपने जो विश्वास जताया उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन वापस इसी टॉपिक पे आके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चलते चलते, कि जिस तरीके से 44 साल इसमें लगे, बाकी कई ऐसे मामले हैं जिसमें 26 साल, किसी में 42 साल, किसी में 50 साल, इस तरीके से सालों गुजर जाते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता भी यही होती जा रही है कि अपराध कर लो लेकिन वो साबित होने में इतना वक्त लग जाएगा कि शायद तब तक हम अपनी ज़िंदगी उतनी जी चुके होंगे? क्या ये जो एक मानसिकता अपराधियों के बीच में मन रही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कि हमारे वकील जो हैं वो बचा ले जाएंगे हमें अपराध में, और इतना इतना तारीख पे तारीख मिलती रहेगी अदालतों में कि हमारे पास समय बहुत होगा। ऐसे में जोड़ तोड़ की बातें, गवाहों को तोड़ना, डराना, धमकाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक लंबा वक्त गुजर जाना भी कहीं ना कहीं विश्वास पैदा कर देता है अपराधियों के मन में। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए अनुराग जी, ऐसा पहले होना
आम बात मानी जाती थी, लेकिन ना पहले सीसीटीवी कैमरा हुआ करते थे, ना मोबाइल के सर्विलांस हुआ करते थे, ना मोबाइल से लोकेशन निकलती थी। तो जो पहले की घटनाएं थी उसमें इस तरीके की नजीरे उदाहरण हम सबके सामने आते हैं, लेकिन जो इधर पिछले 5, 7, 10 साल की बात है, इस तरीके के मामला सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब सारे एविडेंस आपके पास होते हैं और वो ऐसे एविडेंस होते हैं जिनको काटना असंभव होता है। आप अपनी लोकेशन छुपा नहीं सकते, सीसीटीवी में आपकी रिकॉर्डिंग आ ही जाती है। तो ऐसे केसेस में जब प्रूफ एविडेंस सामने जज साहब के आते हैं तो उसमें निर्णय भी जल्दी आते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है। तो अब ये 5, 7 साल तक तो हमने सुना है कि चल जाए मुकदमे, लेकिन इधर 15, 20 साल पर मामले चले, हमारे तो नजर में तो ऐसे नहीं आ रहे हैं। नहीं, लेकिन अनुभव जी, आपने जो ये बात कही इस पर मैं थोड़ा सा आपको एक प्रकाश डालूंगा। अभी कानपुर में काकादेव कोचिंग मंडी है, यहाँ पर एक टीचर थे जिन्होंने कोचिंग अपनी चलाते थे। उनकी जब हत्या की गई है उनके ही अपने अपार्टमेंट में, उस समय सीसीटीवी फुटेज भी थे, उस समय सारी जानकारियाँ भी थी, उसमें पुलिस से लेके क्राइम ब्रांच से लेके सभी लोगों के पास जांचे गए, लेकिन आज भी ये साबित नहीं हो पाया कि हत्यारे कौन थे। जो आपने अभी कहा ना, सीसीटीवी फुटेज, सारी सुविधाएं होने के बावजूद, सर्विलांस होने के बावजूद अब उतना आसान नहीं है, लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जहां सर्विलांस भी है, सीसीटीवी भी है, लेकिन हत्यारों की पहुंच तक दूर है। जो काकादेव वाला प्रकरण आपने बताया वो 2017 से पहले का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन सीसीटीवी तो पहले भी थे ना सर, सीसीटीवी पहले भी थे। अभी जो आपने बात कही 2017 से पहले का है, और उस समय जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अगर है तो उससे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या आरोपी का चेहरा नहीं आया? आरोपी ने अपना मुंह छुपाया था, मोबाइल नहीं यूज कर रहा था, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी? इसकी मुझे जानकारी नहीं, इसलिए इस विषय में मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन जो मुझे अब ऐसा लगता है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और मोबाइल सर्विलांस, मतलब अब आसान हो गया है अपराधियों तक पहुंचना। हाँ, चलिए अनुभव जी, अब अपराधी सुखाई पड़ता है। चलिए अनुभव जी, हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जानने की कोशिश की कि मैनपुरी में जिस तरीके से इंसाफ मिला है 44 साल बाद, इंसाफ थोड़ा लंबा हो गया, अभियुक्तों तक पहुंचने, उनको सजा देने में बहुत समय लग गया। 17 अपराधी थे, जिनमें से 13 की खुद नेचुरल डेथ हो चुकी है और 3 को फांसी की सजा हुई और एक अभी भी भगोड़ा घोषित है। फिलहाल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहानी है। अब फिलहाल देखना यह है कि आगे इस प्रकरण में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप जो आरोपी हैं उनके पास अभी रास्ते खुले हुए हैं हाई कोर्ट के लिए। अब हाई कोर्ट क्या सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और इन आरोपियों को सजाए मौत की सजा देता है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए न्यूज़ प्लस। दीजिए इजाजत, नमस्कार।